Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from interventional radiologist from Bankers Vascular Hospital, and today we are going to discuss about the interesting case of vascular malformation. So today's case is about the vaginal vascular malformation. Vascular malformation पेशेंट को है और वजाइना के पास है और इसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे प्लान की वो हम डिस्कस करेंगे. So you can see in this picture the patient has this swelling over the vaginal area और वहाँ पे swelling है, वहाँ पे उसको पेन भी हो रहा है. There are different symptoms over the period of time patient feels into this area. सो ऑन डायग्नोसिस जब हम इन्वेस्टिगेशन किया तो ये दीज आर स्लो फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन. और स्लो फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि द एरिया एक्चुअली जो नाइडस का एरिया है वास्कुलर मालफॉर्मेशन में उसको टारगेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाइडस के जो इनर वॉल जो इंटीमल सेल होते हैं एंड वो जो सेल होते हैं उसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई रहता है. So the target should be to destroy these intimal cell of the nidus. और ये नाइडस के सेल तभी डिस्ट्रॉय होते हैं जब उसको इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं, 100% इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं, तब हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन नॉर्मल वेन्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, तो अब सबसे पहले हमको उसका वॉल्यूम डिफाइन करना होता है. और वॉल्यूम डिफाइन कैसे करते हैं कि हम उसका एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी करके उसका वॉल्यूम डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम हो उससे कम मात्रा में इथेनॉल इंजेक्ट करेंगे तो ये इथेनॉल नाइडस के अंदर ही रहेगा और मेन जो सिस्टम सर्कुलेशन में नहीं जाएगा. तो इस ऐसी टेक्निक से हम इथेनॉल से जो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, नॉर्मल वेसल को डैमेज हो जाता है, वो हम रोक सकते हैं और साइमल्टेनियसली जो एबनॉर्मल वेसल है जो नाइडस है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. So by doing this, we can give the maximum benefit to the patients. So आप ये इसमें देख रहे हैं कि हमने एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी में ये नाइडस का वॉल्यूम डिफाइन किया. आप उसका आउटफ्लो ट्रैक भी देख सकते हैं और नॉर्मल वेन के साथ जो जुड़ता है वो भी हम देख सकते हैं. सो वॉल्यूम डिफाइन करने के बाद इंजेक्टिंग द इथेनॉल इनटू दिस नाइडस एंड बाय आफ्टर इंजेक्शंस थोड़ा वेट करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं कि कितना नाइडस का पोर्शन कम हुआ और ज़रूरत पड़े तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी इंजेक्ट करते हैं. The target should be the reduce the maximum portion of the nidus, which is going to benefit for the patient. Now many times patients ask me and see all these patients age group कोई भी हो, छोटा बच्चा हो तो पेरेंट्स पूछते हैं, एडल्ट्स हो तो वो खुद पूछते हैं कि सब इसमें कोई रिस्क नहीं है ना. सो जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि मेडिकल प्रोसीजर कोई भी हम करते हैं रिस्क की तो रहती है. और सिंपल से इंजेक्शंस देते हैं तो भी मैंने कई सारे पेशेंट्स को देखा है कि वो फेंट होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चक्कर आते हैं सिंपल से इंजेक्शन में जो एंटीबायोटिक का. सो इट इज़ ऑलवेज रिस्की. एंड जब इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं तो उसका रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. There are two kind of risks which I have observed while we are injecting the ethanol. First one is a risk of anesthesia because all this procedure is done under the general anesthesia. So GA का एक रिस्क रहता है. इसलिए कई बार जब पेशेंट्स अर्ली एज ग्रुप में आते हैं, 5 महीने 6 महीने के बच्चे होते हैं, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि थोड़ा बड़े होने दो, 10 महीना 11 महीना, जब बच्चा इज एबल टू टेक द लोड ऑफ दैट जनरल एनेस्थीसिया. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग. और जो सेकंड होता है, सेकंड जो रिस्क होता है वो इथेनॉल का रिस्क होता है. इथेनॉल इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक केमिकल्स फॉर द बॉडी. और अगर नाइडस में हमारा जो टारगेट है नाइडस में जाता है तो ठीक है, बट वही इथेनॉल अगर नॉर्मल वेसल में जाता है, इथेनॉल को नहीं पता है कौन सा एबनॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल है. सो वो तो जो भी रास्ते में आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. सो देर इज ऑलवेज चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बाय इंजेक्टिंग द इथेनॉल. But how we take care of this complication? We inject the very very smaller dose of the ethanol and gradually increase the dose of ethanol into subsequent sessions. So patients पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े और अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये रहता है कि पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो, साथ में नुकसान भी कम हो. कई बार पेशेंट्स के रिएक्शंस जो इथेनॉल के रिएक्शंस बहुत ही
मतलब ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स के बॉडी में, पेन और स्वेलिंग ज़्यादा रहता है, तो कुछ दिन तक थोड़ी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कौन से पार्ट में ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन है और कहाँ पे पेन है. So hope you understand this topic very well. If you have any kind of question, do ask me. I will be very happy to give you answer. Thank you so much.